हेलो एवरीवन। आज हम हमारे पेपर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सेट के एक टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एक हम जो हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आने वाला है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो अराउंड यहाँ पे मैंने 50 प्लस एमसीक्यूज लिए हैं, जिसमें हम सेट का कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सेट का हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फीजिबिलिटी एनालिसिस। देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें टर्म्स आपकी इंक्लूड होती है, चाहे आप टेक्निकल फीजिबिलिटी की बात कर लीजिए, इकोनॉमिकल की बात कर लीजिए, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी की बात कर लीजिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आज हमने देखे हैं। इसके अलावा टेंजिबल बेनिफिट क्या होता है, इंटेंजिबल, मतलब कि टर्म्स बहुत सारी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है, ताकि जब क्वेश्चंस आए तो आप उनका आंसर दे पाए। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हमने जावा में कैसे इंप्लीमेंट किया है उस चीज़ की बात नहीं कर रही। जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जिसपे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सकती है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चंस ना आपके प्रोग्राम वाले नहीं आने वाले, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेबस के अंदर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स मेंशन है, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। जो भी अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग अगर कोई करता है तो किस तरीके के फीचर्स होने चाहिए, क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आएंगे। तो आज वाला जो लेक्चर है हमारा उसी पे ही फोकस होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले हम साइड वाला पार्ट लेंगे और फिर हम लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पिक क्वांटिफाइड गोल्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब देखो क्वांटिफाइड गोल्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे गोल्स जिनको आप क्वांटिफाई कर पाओ, जिनको आप मेजर कर पाओ। तो देखो, पेमेंट शुड बी मेड प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली मीन्स एट द सेम टाइम, मीन्स जब भी काम कुछ हो रहा है उसी टाइम पे आपका प्रॉम्प्टली पेमेंट होना चाहिए। तो एक तरीके से ये क्वांटिफाइबल है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है आपका, पेमेंट शुड बी मेड बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हो अगर हर महीने में 5 तारीख से पहले आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप देख सकते हो कि हाँ पेनल्टी लगानी है नहीं। तो यहाँ पे कुछ तो मेजरेबल है। प्रॉम्प्टली को आप कैसे बोलोगे, प्रॉम्प्टली तो 1 मिनट बाद भी हो सकता है, 2 मिनट बाद भी हो सकता है, या बिल्कुल 1 सेकंड पे भी हो सकता है ना। तो ये क्वांटिफाइबल नहीं हो सकता, बट हाँ इट इज क्वांटिफाइबल, ठीक है। द एज ऑफ द पर्सन शुड बी बिलो 35। तो देखो इसको भी आप क्वांटिफाई कर सकते हो। कैसे, अगर आप सिंपल की प्रोग्रामिंग भी करना चाहो तो आप सिंपल देख सकते हो कि एज जो है वो आपकी लेस देन 35 है या नहीं, है ना। तो ये भी एक क्वांटिफाइड मेजर है, क्योंकि एक नंबर्स आपको दे रखे हैं और उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपनी रेंज डिसाइड करनी है। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वांटिफाइड गोल। नेक्स्ट देखो, द पर्सन टू बी रिक्रूटेड शुड बी मिडल एज। मिडल एज मीन्स व्हाट, है ना। आप क्या कौन सी रेंज यहाँ पे लोगे मिडल एज के अंदर, वो कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना। तो ये भी आपका क्वांटिफाइबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अच्छा इसमें यहाँ पे ये मेंशन करना भूल गया, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, क्वांटिफाइड वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, ठीक है ना, द इन्वेंट्री शुड बी रिड्यूस सब्सटेंशियली। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कि इस स्टेटमेंट का क्वांटिफाइड वर्जन क्या होगा। क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो तो आप इसको अभी क्वांटिफाइड नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ भी नंबर या कुछ रेंज ऐसी नहीं है जिससे कि आप क्वांटिफाई कर पाओ इस स्टेटमेंट को, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को एक मेजर दे सको, ठीक है। क्या है आपके पास स्टेटमेंट, द इन्वेंट्री शुड बी रिड्यूस सब्सटेंशियली। अब सब्सटेंशियली टू व्हाट, कितना रिड्यूस करना है ना। अगर हमारे पास कुछ नंबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्वांटिफाइबल वर्जन है। देखो, इन्वेंट्री शुड बी रिड्यूस्ड इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवनेस की जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है कि आप कैसा सिस्टम बना रहे हैं और सिस्टम की जो क्रिटिकलनेस है वो कितनी है, ठीक है। इन्वेंट्री शुड बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली भी सेम चीज है कि कब तक आप किसी भी चीज की इन्वेंट्री को कितने सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स, ठीक है। इन्वेंट्री शुड बी रिड्यूस्ड वेरी मच, मतलब आप समझिए कि ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, इन वर्ड्स में कहीं पे भी आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। ये तो एक तरीके से एक मेजर है, बट ये क्वांटिफाइड मेजर नहीं है। लेकिन लास्ट ऑप्शन आप देखो, द इन्वेंट्री शुड बी रिड्यूस्ड बाय 25%। इसका मतलब अगर इन्वेंट्री दे रखी तो आप उसको 25%, तो यहाँ पे क्वांटिफाइबल मेजर आ गया। तो ये इस स्टेटमेंट का क्वांटिफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, गोल्स आर आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है। आप गोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी आपका करंट सिस्टम है उस करंट सिस्टम में क्या डेफिशिएंसीज रही होंगी, है ना, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस रही होंगी। अगर हम उनको फाइंड कर ले तो हम जो न्यू सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उस न्यू सिस्टम के गोल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फाइंड द डेफिशिएंसीज इन द करंट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फीजिबिलिटी एनालिसिस इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन सेवरल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। जब हम फीजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो काफी सारे
ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को भी एग्जामिन किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को एग्जामिन करोगे तो आप कंपेयर कर पाओगे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को, और कंपैरिजन से क्या कर पाओगे, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो सही है। सेकंड क्या है, प्री कंसीव्ड सिंगल सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैंने मेरे फिजिबिलिटी एनालिसिस में मान लिया कि नहीं मैं तो एक सिंगल सॉल्यूशन पे ही स्टिक रहने वाले हैं, है ना, और इसी के थ्रू हम हमारा डेवलपमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि अगर आपने सिंगल सॉल्यूशन को किसी के साथ कंपेयर ही नहीं किया तो ये हो सकता है कि आगे जाके वो फेज में क्या हो जाए, अनइम्प्लीमेंटेबल हो जाए, यानी कि उसको आपको इम्प्लीमेंट करना जो आपकी कॉस्ट की रेंज है उसमें पॉसिबल नहीं हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट इशू है, इसकी वजह से हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट for a feasibility analysis to examine a several alternative solution. Next देखो, it is always good to examine alternatives. ये देखो ये कुछ प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं बना पा रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट नॉर्मली लुक्स एट ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब भी क्या है, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है ना इनको आप नेसेसिटी नहीं कह सकते। ठीक है ना, ठीक है, ये सही बात है कि हाँ होना चाहिए ऑल्टरनेटिव, अच्छी बात है, या मैनेजमेंट्स भी देखते हैं, बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है कि एक्चुअल में क्या रिक्वायरमेंट रहती है जिसकी वजह से हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बाय टेक्निकली फिजिबिलिटी, अब हमें पता है फिजिबिलिटी में हम तीन तरीके की फिजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं, टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड हमारी ऑपरेशनल। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रपोज आपने जो भी प्रोजेक्ट लिया है, प्रपोज सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल है भी या नहीं, मतलब टेक्निकली आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर भी पाओगे या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी आप प्रपोज सिस्टम बनाना चाह रहे हो, ठीक है, उस सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडेप्ट किया जाए, यानी कि उस सिस्टम को बनाया जाए, लेकिन उसको सिस्टम के बनाने के टाइम पे आपके मेजर डिस्ट्रप्शंस नहीं होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्रैश सिस्टम्स में चले गए। ठीक है ना, बिल्कुल ही बहुत न्यूली डेवलप हो रही चीजें, मतलब कि आपको टेक्निकली भी साउंड करना है, इकोनॉमिकली भी साउंड करना है, और उसके साथ साथ ऑपरेशनली भी साउंड करना है। ऑपरेशनल साउंड का मतलब क्या हो गया, योर सिस्टम कैन बी अडेप्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विदाउट मेजर डिस्ट्रप्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी कोई सिस्टम हम नया बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारी जो भी फंडिंग है वो हमें मिलती रहनी चाहिए, है ना, जो भी फाइनेंसेस हैं वो हमें मिलते जाने चाहिए, और मिलने के साथ साथ ही आपका जो सिस्टम बन रहा है वो कैसा बनना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव, दोनों ही चीजें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंसेस आर अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम एंड इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए, मैं थोड़ा सा क्विकली इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अब समय कम रह गया है और मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम एमसीक्यूज कवर कर सकें। तो अगर आपको कुछ भी थोड़ा डाउट होता है तो आप प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, सारे ऑप्शंस पढ़िए। मैं मेनली जो भी स्टेटमेंट्स और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या आंसर सही होंगे और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे तो वो मैं आपको यहाँ बता दूंगी, बट सब कुछ डिटेल में डिस्कस करना भी फिजिबल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज अपन क्या है ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। देखो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है ना आपकी फिजिबिलिटी एनालिसिस का ही पार्ट होता है, और फिजिबिलिटी एनालिसिस में भी किसका पार्ट होता है, आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये डिटरमाइन करना है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हो, क्या उसमें इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करना वर्थवाइल है या नहीं। ठीक है, कि कितना हमको रिटर्न मिलेगा, कितना कॉस्ट हमें डालना पड़ेगा, और कितने टाइम बाद आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होंगे, तो वो सब चीजें आती हैं आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ, अब तो ये तो आप बता ही सकते हो, अभी मैंने आपको बता ही दिया, तो ये आपका क्वेश्चन 1 है, आपको बताना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कौन से पार्ट में, एसडीएलसी के कौन से पार्ट में आप परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब है एक टेंजिबल बेनिफिट। टेंजिबल और इंटेंजिबल पे भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं। टेंजिबल का मतलब क्या हो गया, जिस चीज को आप काउंट कर सको, जिस चीज को आप मेजर कर सको, और इंटेंजिबल क्या हो जाएगा, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो टेंजिबल का मतलब क्या हो गया, द टेंजिबल बेनिफिट्स, यानी कि ऐसे बेनिफिट जिनको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो द टेंजिबल बेनिफिट्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर सेविंग्स ड्यू टू रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, कि कितनी सेविंग हुई इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए, तो हाँ इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग्स ड्यू टू सेंडिंग बिल्स फास्टर एंड कॉन्सिक्वेंट अर्ली कलेक्शंस, तो ये भी हम कर सकते हैं कि हमने बिल्स को फास्टर सेंड करना स्टार्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली अर्ली कलेक्शन स्टार्ट किए। अब देखो, थर्ड क्या है, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर। नाउ हाउ विल यू मेजर कि कैसे सर्विसेज आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो और वो बेटर है या नहीं, तो ये एक इंटेंजिबल का एग्जाम्पल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर्स कंपनीज प्रोडक्ट, तो ये भी एक क्या है आपका इंटेंजिबल का ही है, ठीक है ना। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, लेकिन वो क्वालिटी को इंप्रूव करना है यहाँ पे अगर सपोज ये इसको बोल देता थ्रूपुट बोल देता है ना, तो थ्रूपुट या एफिशिएंसी कुछ बोलता तो हम कहते कि हाँ टेंजिबल है, बट ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये दोनों किस टाइप के हैं, इंटेंजिबल है, जबकि ये दोनों किस तरीके के हैं, टेंजिबल। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो इंटेंजिबल बेनिफिट्स, देखो इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने आपके टेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी द सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम क्या करता है आफ्टर जब फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम के बाद सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, एक समरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट आर, इंपॉर्टेंट पार्ट्स पूछ रहे हैं ना। देखो अब इसका मतलब थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को पढ़ने का यहाँ पे होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ये चीज हो ही नहीं सकती, बट हमें क्या करना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली पिक करना है कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से होंगे, यानी कि ये पार्ट्स तो मेरे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होने ही चाहिए। तो देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो होना ही चाहिए क्योंकि तो इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी को बताता है, तो ये तो होएगा ही। स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जो भी प्रपोज सिस्टम आप बनाने चाह रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये भी आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होना चाहिए। हु विल सप्लाई इक्विपमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग द सिस्टम, तो देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो आप एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने प्रोवाइड की, हो सकता है उसके बाद आपके टेंडर लगाए जाएं या फिर उसके टाइम पे आप डिसाइड करो कि कौन मैन्युफैक्चरर्स होंगे या कौन सप्लायर्स होंगे, तो ये इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट देखो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस नीडेड टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द सिस्टम, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चेंज करने पड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये भी फिजिबिलिटी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, कि ऑपरेशनल फिजिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट ड्राइंग अप अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज सिमिलर टू, इसका मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे एक कंपैरिजन पूछ रहा है बेसिकली, कि जैसे सिस्टम एनालिस्ट का रोल होता है ना रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने का, वही सेम रोल इनमें से किसका होता है, तो देखो वही सेम रोल होता है आपका आर्किटेक्ट डिजाइन अ बिल्डिंग, क्योंकि जो आर्किटेक्ट है वो भी क्या करता है, एक बिल्डिंग का डिजाइन प्रोवाइड करता है। जैसे सिस्टम एनालिस्ट अपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की रिपोर्ट देता है तो उसमें बताता है कि कैसा प्रपोज सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, कैसे हम उसको अचीव करेंगे। उसी तरीके से आर्किटेक्ट भी क्या करता है, बिल्डिंग को डिजाइन करता है, यानी कि बिल्डिंग का डिजाइन में क्या करता है, उसका ब्लूप्रिंट देता है कि किस तरीके की बिल्डिंग दिखेगी, कैसे उसके अंदर रूम्स बनेंगे या जो भी उसका आर्किटेक्चर होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों का रोल एक तरीके से सेम होता है, बट इन अ डिफरेंट डोमेन। फाइनल स्पेसिफिकेशन कब अराइव होती है आपकी, जब आप कंप्लीटली फिजिबिलिटी स्टडीज जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपकी फाइनल स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे अराइव होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू इजीली मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को इजीली मॉडिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूज अ गुड सॉफ्टवेयर टूल्स। देखो ये हम नहीं कह सकते, पता नहीं सॉफ्टवेयर टूल्स यूज होंगे कि नहीं होंगे सिस्टम के अंदर, बेस्ट हार्डवेयर अवेलेबल, ठीक है, ये भी हमें नहीं पता। बेस्ट हार्डवेयर का मतलब तो क्या हो गया, बेस्ट से बेस्ट हार्डवेयर ले लो और आपको पता चले कि आपकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट देखो, डिजाइन द सिस्टम विच कैन बी चेंज्ड एट लो कॉस्ट, यानी कि आप इस तरीके का सिस्टम बनाओ जिसको अगर आपको चेंज करना पड़ जाए तो भी आपकी कॉस्ट जो है वो लो ही आए, तो यही होगा आपका इसका आंसर, ओके, ऑप्शन सी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट, देखो एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग स्किल, वेरी गुड हार्डवेयर डिजाइन स्किल, वेरी गुड टेक्निकल मैनेजमेंट स्किल एंड वेरी गुड राइटिंग स्किल्स। अब देखो जो अपना सिस्टम एनालिस्ट होता है ना, वो डील करता है आपके मैनेजमेंट लेवल पे भी डील करता है, साथ के साथ वो नीचे के ऑपरेशन लेवल पे भी डील करता है, तो उसकी एक टेक्निकल मैनेजमेंट स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए। हम सिर्फ एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते, ये सब भी आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है कि उसकी टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग भी बोले तो भी, और टेक्निकल स्किल और मैनेजमेंट स्किल भी बोल सकते हैं, पूरा भी बोल सकते हैं, टेक्निकल मैनेजमेंट स्किल, इसमें ये गुड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एंटिटी का मतलब क्या होता है, जो एंटिटी आपकी सिस्टम से बाहर है, जैसे आपके एंड यूजर्स, लेकिन उनके लिए वो सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अ यूनिट एक्सटर्नल टू द सिस्टम बीइंग डिजाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन अ स्टोर, हमारा डेटा स्टोर होता है, इस डेटा स्टोर से आपका डेटा कहाँ पे फ्लो नहीं हो सकता, तो देखो आपका डेटा एक तो किसी एंटिटी पे फ्लो नहीं होगा और डायरेक्ट किसी स्टोर पे भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेटा कैन नॉट फ्लो बिटवीन अ स्टोर एंड एन एक्सटर्नल एंटिटी, सो फर्स्ट एंड थर्ड इज द आंसर।
द फर्स्ट स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, उस प्रॉब्लम को क्या करते हो, एनालाइज करते हो। ठीक है, एनालाइज करने के बाद ठीक है उसको उसके लिए एल्गोरिथम प्लान की जाती है और प्लानिंग के बाद कोडिंग की जाती है और कोडिंग के बाद इवेल्युएट किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है प्रोग्राम को अगर रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, एनालाइज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कंप्यूटर आर एसेंशियल फॉर सिस्टम एनालिसिस, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज वर्टिकल। ठीक है ना, ये हम नहीं कह सकते, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अल्फा टेस्टिंग इज द वेरिफिकेशन प्रोसेस अ सिस्टम गोज थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज करेक्ट। अल्फा टेस्टिंग जो होती है किस तरीके का होता है, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे सिस्टम गुजरता है फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट। देखो अभी मैंने आपको बताया, आप बताइएगा वापस से, देखो वैसा सा सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करके दिया है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन और इम्प्लीमेंट कौन करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। A relationship that exists between the instance of the same entity, सेम एंटिटी की इंस्टेंसेस के बीच में ही अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करी तो किस तरीके की रिलेशनशिप कहलाती है, आपकी रिकर्सिव टाइप की। नेक्स्ट देखिए, एवरी फैकल्टी हैज वन और मोर ऑफिसेस, दिस इज एन एग्जांपल। क्या कह रहा है कि एक फैकल्टी है एंटिटी, ठीक है, और उस फैकल्टी का जो रिलेशनशिप है यहाँ पे हैज का रिलेशनशिप है कैसा, एवरी फैकल्टी हैज वन और मोर ऑफिसेस। ठीक है, वन टू मैनी, ये आपके हो जाएंगे ऑफिसेस। तो यहाँ पे ये किसका एग्जांपल, ये कार्डिनलिटी का एग्जांपल दे रहा है, क्योंकि वन और मोर बोला है। वन और मोर कहाँ पे हम लेते हैं, वन और मोर हो गया, वन टू वन हो गया, मैनी टू मैनी हो गया, मैनी टू वन हो गया। तो ये किस तरीके के एग्जाम्पल हो जाते हैं, आपकी कार्डिनलिटी को शो करने के एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेनिफिट्स दैट आर डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई आर नोन एज। ठीक है ना, कौन से बेनिफिट्स है जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो अभी मैंने बताया था दो तरीके के बेनिफिट्स होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो कि या तो डिफिकल्ट होते हैं या फिर इम्पॉसिबल मान लीजिए उनको क्वांटिफाई करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फीजिबिलिटी मेजर्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और सोल्यूशन। ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मैंने आपको बताया था किसमें आता है, आपका इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में। अब ये बताइए, अब इनके आंसर्स आप देंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन तो कर ही दिया इन सबको। व्हाट काइंड ऑफ फीजिबिलिटी, आस्क हाउ द वेल प्रपोज्ड सिस्टम सेटिस्फाई द आइडेंटिफाइड सिस्टम रिक्वायरमेंट। इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेंजिबल बेनिफिट। अब मैंने देखो टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब बता दिया है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन 4 का देखो, मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन आप साथ ही साथ आपकी होमवर्क एक्टिविटीज भी बहुत सारी हैं, ताकि क्या हो, अगर आपको इन टॉपिक्स में डाउट है तो आप इस टॉपिक को पढ़ें और इन एमसीक्यूज को खुद से सॉल्व करें, क्योंकि जब इंसान खुद से एमसीक्यू सॉल्व करता है तो उसको ज्यादा क्लैरिफाई होता है रादर देन सिर्फ देखने से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which of the following is an example of intangible benefit, improved employee morale, elimination of job steps, improved customer goodwill। देखो इनको कैसे आप क्वांटिफाइबल मैनर में मैनेज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तीनों ही क्या है, इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं। अब देखिए, which of the following क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑप्शंस में, आर कंसीडर्ड व्हेन लुकिंग एट टेक्निकल फीजिबिलिटी। जब हम टेक्निकल फीजिबिलिटी की बात करते हैं तो इनमें से कौन से ऑप्शंस देखे जाएंगे। ठीक है, हाउ वेल डज द सोल्यूशन मेट द आइडेंटिफाइड सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन 1 तो ये है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इज द प्रपोज सिस्टम टेक्नोलॉजिकली और सोल्यूशन प्रैक्टिकल। ठीक है, ये हो सकता है। डू वी पोजेस द नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये भी ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। जबकि जो फर्स्ट वाला ये तो क्या होती है, आपकी ऑपरेशनल फीजिबिलिटी होती है, ये ऑपरेशनल फीजिबिलिटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपके आ गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या कह रहा है, एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल फीचर मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होने ही चाहिए। तो वो एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं आपके, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट और फोर्थ तो होना ही चाहिए। देखो स्ट्रिक्टली टाइपनेस, टाइप सेफ्टी प्रॉपर्टी कपल्ड विद सब टाइप, ये सब एसेंशियल फीचर्स नहीं, इनको आप सेकेंडरी फीचर्स बोल सकते हो, बट एसेंशियल फीचर्स कौन से हो गए, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 4th। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म बट नॉट द क्लासेस। तो देखो
ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है बट क्लासेस को सपोर्ट नहीं करती? देखो जावा क्लास को सपोर्ट करती है, सी प्लस प्लस भी करती है, सी शार्प भी करती है। अब देखो हमको जिन लैंग्वेजेस के बारे में पता है उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि ये सी क्लास को सपोर्ट कर सकती है। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। तो उस केस में हमें जिन ऑप्शंस के बारे में आइडिया है, जिन ऑप्शंस के बारे में हमें कुछ नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें हमें पता है कि ये 3 जो लैंग्वेजेस है हमारी, वो क्लासेस को सपोर्ट करती है, तो हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? इसका आंसर होगा अडा। ठीक है। अब देखो एक ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग क्लास डेफिनेशन इन अ हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट सपोर्ट इनहेरिटेंस एंड यूजेस डायनामिक बाइंडिंग। द लैंग्वेज शुड नॉट बी अज्यूम्ड टू बी आइदर जावा और सी प्लस प्लस दो द सिंटेक्स इज सिमिलर। क्या कह रहा है, ये एक हाइपोथेटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइप की है। ठीक है, और ये क्या सपोर्ट करती है? दो चीजें सपोर्ट करती है, एक तो इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, और डायनामिक बाइंडिंग को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, लेकिन ये देखो ये खुद ही इसमें मेंशन कर रहा है कि ये इसको आप अज्यूम नहीं करके चलना है कि ये जावा है या सी प्लस प्लस है। ये कोई एक हाइपोथेटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की लैंग्वेज है, और इसके अंदर इनहेरिटेंस भी होता है और आपका डायनेमिक बाइंडिंग भी होता है। अब हमको ये तो इसने कोड दे रखा है, और कोड के साथ साथ यहाँ पे ये फंक्शन ऑब्जेक्ट्स कैसे कॉल हो रहे हैं इनके वो दे रखा है। ठीक है ना, और हमसे पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा बेसिकली। तो आप यहाँ पे समझिए, क्लास बनाइए पी, जिसमें एक फंक्शन बनाया है एफ नाम से, जो एक वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर टाइप का और प्रिंट कर दे रहा है उसको। ठीक है ना, सिंपल सिंपल है, जैसे लिखा है वैसे समझना है। क्लास क्यू जो है वो सब क्लास है किसकी? पी की, यानी कि क्लास क्यू ने पी को इनहेरिट किया है। इसने भी अपना एक फंक्शन बनाया है वॉइड एफ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहा है। तो ये दोनों मेथड क्या हो गए? बिल्कुल सेम हो गए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? आपकी ओवरराइटिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो डिफरेंस क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। क्या इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है? ये प्रिंट कर रहा है 2 into i। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है p क्लास का, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस किसका पास कर रहे हैं हम? इसकी चाइल्ड क्लास का। फिर हमने एक क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर भी चाइल्ड क्लास का रेफरेंस हो रहा है, और फिर हमने एक पी क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें भी क्यू क्लास का रेफरेंस पास हो रहा है। ठीक है ना, और फिर हमने फंक्शंस कॉल करा दिए इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, एक्स डॉट एफ ऑफ 1 है ना, फिर यहाँ पे y डॉट एफ ऑफ 1, ये मैं बताती हूँ क्या चीज है, एंड z डॉट एफ ऑफ 1। ठीक है, तीन फंक्शंस कॉल करा दिए, तीनों ऑब्जेक्ट से 3 बार ये फंक्शन कॉल करा दिया। यहाँ पे ये क्या चीज डिनोट करती है? सिंपल टाइप कास्ट डिनोट कर रही है, यानी कि जो y ऑब्जेक्ट आपने q टाइप का बनाया था ना, इसको आप टाइप कास्ट करके किस में कर दो? p में कर दो। लेकिन देखो रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, रेफरेंस तो वही है। और क्या कह रहा था? ये डायनेमिक बाइंडिंग कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर रेफरेंस आप जिस क्लास का पास करते हैं उसी क्लास का फंक्शन कॉल होता है, तो तीनों ही ऑब्जेक्ट्स में आपका रेफरेंस किसका पास हो रहा है? q का। इसलिए तीनों ही केस में आपका q का ही फंक्शन कॉल होगा, चाहे आपने यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कराओ। लेकिन टाइप कास्ट करने के बाद भी रेफर तो किसको कर रहा है? q क्लास के कंस्ट्रक्टर को रेफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे q का मेथड ही कॉल होगा। और q का मेथड क्या कर रहा है? यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है 2 से। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा, यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आंसर आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब विच फीचर ऑफ द ऊप इंडिकेट्स कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोड रीयूजेबिलिटी कौन बताता है? हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है आपकी स्टेट से भी एसोसिएट होता है, क्या स्टेट है, उसका बिहेवियर क्या है, और आइडेंटिटी भी क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशंस आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एब्स्ट्रैक्शंस अलाउ अस टू फोकस ऑन व्हाट समथिंग डज विदाउट कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? एनकैप्सुलेशन अलाउ अस टू कंसिडर कॉम्प्लेक्स आइडिया व्हाइल इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल दैट वुड कंफ्यूज अस। देखो ये दोनों डेफिनेशन जो है ना, इन्होंने रिवर्स कर दी है। जो नीचे वाली डेफिनेशन वो एब्स्ट्रैक्शन की, और ऊपर वाली डेफिनेशन है एनकैप्सुलेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं? हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, बट हमको पीछे की ये नहीं पता होता है डिटेल्स की, कैसे आपका डेटा जो है मैनेज हो रहा है आपके फिजिकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है ना, आप बस उसको एक्सेस करो। और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बताता है कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, जैसे सपोज मुझे स्विच फैन है ना, मुझे फैन ऑन करना है, तो फैन कैसे पीछे कॉम्प्लेक्सली वर्क कर रहा है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस ये कॉम्प्लेक्स आइडिया था, बट मेरे को क्या करना है? मुझे तो सिर्फ स्विच ऑन करना है और फैन चलाना है। तो ये दोनों क्या एक तरह से एक दूसरे के रिवर्स डेफिनेशन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। अ पब्लिकली डिराइव्ड क्लास इज अ
टाइप ऑफ इट्स बेस क्लास, तो ये बात सही है ना। इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स फॉर कोड रीयूज, ये बात भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, करेक्ट। The feature in object-oriented programming that allows the same operation to be carried out differently depending on the object is known as, देखो क्या कह रहा है कि मतलब सेम ही फंक्शन है या सेम ही ऑपरेशन है लेकिन वो डिफरेंटली कैरिड आउट हो रहा है, जो डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट पे, यानी कि सेम नेम बट डिफरेंट फॉर्म। तो ये क्या किसकी डेफिनेशन होती है आपकी, पॉलीमॉर्फिज्म की। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओवरलोडेड फंक्शन एंड ओवररिडन फंक्शन। देखो ओवरलोडिंग इज अ डायनामिक और रन टाइम बाइंडिंग, ये तो पहले ही गलत हो गया। ओवरलोडिंग तो क्या होती है, हमारी स्टैटिक होती है। ओवरलोडिंग इज अ स्टैटिक और कंपाइल टाइम बाइंडिंग एंड ओवरराइडिंग इज अ डायनामिक एंड रन टाइम बाइंडिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप डेटा इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास, यानी कि इंट था, ठीक है, और इस इंट पे मेरे को क्या करना है, रैपर चढ़ाना है, किसका, इसकी रैपर क्लास का, ठीक है, यानी कि इंटीजर का रैपर चढ़ाना है। तो इसको क्या बोलते हैं ना, ये चीज पूछ रहा है यहाँ पे। इसको क्या बोला जाता है, ये जो टेक्निक होती है इसको बोला जाता है आपके ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। एक ऑटो बॉक्सिंग होती है, एक अनबॉक्सिंग होती है। अनबॉक्सिंग में हम क्या करते हैं, इस रैपर को अनरैप कर देते हैं और वापस से हम हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप को ले लेते हैं, ठीक है ना। और ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है, किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप पे रैपर चढ़ा देना, ठीक है, उसकी रैपर क्लास का। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टांसिएशन, जो इसने दे रखा है वर्ड, इसका तो मतलब क्या होता है, क्रिएशन और अ रियल इंस्टेंस और अ पर्टिकुलर रियलाइजेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शंस और टेम्पलेट, ठीक है। जबकि जो रैपिंग होती है, रैपिंग का मतलब क्या होता है, एनकैप्सुलेट एंड हाइड्स द अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अनदर एंटिटी। और बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू टाइप टू द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, और टू एनी इंटरफेस टाइप इंप्लीमेंटेड बाय द वैल्यू टाइप। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑटो बॉक्सिंग। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हूप। देखो क्लास है, ऑब्जेक्ट्स है, इनहेरिटेंस है, फंक्शंस नहीं है ना, बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ऊप एम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्स टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मोर, किस तरीके का सॉफ्टवेयर, देखो बहुत मिक्स चीजें हैं ना, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जावा के अंदर भी आएंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बनाने के लिए एम करता है, फ्लेक्सिबल, एरर टाइप का तो ना बनाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहता है, ना ही उसको सीक्वेंशियल बनाना चाहता है। सीक्वेंशियल का तो मतलब हो गया कि अगर कोई एक जना एक्सेस कर रहा है तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट देखिए, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है ना, और क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होती है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। देखो, if a class car has a method drive that requires no arguments, which of the following call is correct after creating a car object name my car। तो हम कैसे कॉल करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं my car और फिर हम हमारे उस मेथड का नाम लिख देते हैं ड्राइव, ठीक है, विद सेमीकोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, एक रन टाइम एंटिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास, ठीक है ना, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो क्लास से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्टांसिएशन। तो इंस्टांसिएशन ही तो कहते हैं, तब हम कहते हैं ना, जब कोई क्लास हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं या कोई इंटरफेस बना रहे हैं, इसका मतलब क्या कहते हैं कि वो इंस्टांशिएट नहीं हो पाते। उसका मतलब क्या है, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो वही चीज होती है कि जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टांसिएशन। नेक्स्ट देखिए, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इंस्टेंस वेरिएबल इन अ क्लास, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ मेथड। सेकंड ऑप्शन है, वेरिएबल एक्सेसिबल बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास एंड शेयर्ड अक्रॉस देम। शेयर्ड तो नहीं होता, ठीक है ना, वो तो स्टैटिक के केस में होता है। अब वेरिएबल यूनिक टू ईच इंस्टेंस, ये बात सही है, कोई भी वेरिएबल है, मेथड हो गए, वो यूनिक होंगे हर इंस्टेंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। Considering the principle of encapsulation, which option correctly makes age a private attribute and provides public getter and setter method। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एनकैप्सुलेशन हमने जब पढ़ा था जावा के अंदर भी, और जावा में ही मैंने आपका एक बहुत सेपरेटली डेडिकेटेड लेक्चर लिया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो उसमें भी मैंने समझाया था। तो आप इसमें बताइएगा आंसर क्या होगा।
नेक्स्ट देखिए, मिस्टेक बतानी है हमको, है ना, इस कोड में। तो देखो एक क्लास बनाई है हमने स्टूडेंट, फिर इसमें एक स्कोर नाम का प्राइवेट टाइप का वेरिएबल बनाया है और फिर एक पब्लिक स्टैटिक टाइप का मेथड बनाया है और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्कोर वेरिएबल है इसके अंदर ये एस वैल्यू को लेके असाइन कर रहे हैं। देखो इसमें तो यहीं से पता चल रहा होगा क्या एरर है। हम एक स्टैटिक मेथड के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस कराने की कोशिश करें, जबकि ये अलाउ नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम इस स्कोर वेरिएबल को एक्सेस करवा सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं वो क्लास के मेथड होते हैं, वो डायरेक्टली इंस्टेंस के मेथड्स को या वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें दिक्कत क्या है, सेट स्कोर कैन नॉट बी स्टैटिक एज इट एक्सेस एन इंस्टेंस वेरिएबल, ये एरर है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक स्टैटिक वेरिएबल से एक इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा व्हाट डज द फॉलोइंग एरर इंडिकेट। अगर आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, एक रेफरेंस ऐसे पॉइंट को रेफरेंस करना चाह रहे हो जो कि मेमोरी लोकेशन के अंदर है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इसका आंसर आप बताइएगा, इसमें से क्या होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस और लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।